रिया जब जिद पर आती तो कुछ कहने सुनने की बजाय खामोश हो जाती है। अपनी माँ से भी दिल की बात शेयर नहीं करती। रिया खामोश थी। जब कोई बात गहरे तक उसे चुभने लगती है तो वह इसी तरह खामोश हो जाती है। आज से नहीं, बचपन से ही वह ऐसी है। ना जाने किस गुफा में गुम हो जाती है। फिर धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो जाता है। इसलिए उसकी इस आदत को जान लेने के बाद उसकी माँ गुफा में प्रवेश करने की अनाधिकार चेष्टा कभी नहीं की। जानती थी कुछ समय बाद वह खुद ही बाहर निकल गुफा का दरवाजा खोल थिरकने लगेगी। उसका थिरकना, हर समय बोलते रहना, बात बात में किलकिला उठना, देखा जाए तो रिया का सच यही है। लेकिन उसके दूसरे सच को स्वीकारना भी अब उनका नियम बन गया है। वह समझ चुकी हैं कि रिया का स्वाभिमान अपने दुख, अपनी कठिनाइयों को किसी के सामने खोल कर रखना पसंद नहीं करता। भावनाएं व्यक्त करना तो दूर, किसी को वह यह भी पता नहीं लग रही थी कि किस बात से यह कसमसाहट है। इस बार यह खामोशी कुछ ज्यादा ही लंबी किश्ती मालूम हो रही है। कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई उसके साथ। बिना पिता के एक बड़ी होती लड़की को संभालना आसान भी तो नहीं है। बरसों से वह उसके ही दायरे में बंधी, उसके आसपास घूमते हुए जीती आई है। कब सोचा है अपने बारे में इतने सालों में, पर इस बार यह गुफा के बाहर क्यों नहीं आ रही। गुफा के भीतर इतना लंबे समय उसका कभी नहीं बीता। उन्हें लगता है कि जैसे उन्हें इस द्वार के बंद होने का कारण पता है। संजय से उनकी दोस्ती ही शायद इस मौन का कारण है। इस उम्र में वह दोस्त बनाए, उनके साथ घूमे, हंसी मजाक करें, यही बात शायद उसे कचोट रही है। उसका मन जो खुद इस समय सपनों के राजकुमार की खोज में है, यह संबंध स्वीकार ना कर पा रहा हो। जब से उनकी संजय से मुलाकात हुई है और वह उनके सरल व सहज आचरण से प्रभावित हो उनकी ओर खिंची है, तभी से नहीं, रिया ने शुरू शुरू में तो संजय को बहुत ही सहजता से लिया था। उसके साथ बातें करना, घूमना, उनके घर पहुंचकर उन्हें खाने पर बुला लेना, फिर खुद अपने हाथों से जिद करके ना सिर्फ खाना बनाना बल्कि बहुत ही मनुहार से उन्हें खिलाना भी। संजय में अपनी ओर आकर्षित करने का गुण है। 50 के होने कर भी संजय 35 साल के लगते हैं। आंखों में एक अलग ही तरह की गहराई है। मुस्कुराते ही गालों पर गड्ढे पड़ जाते हैं। हर समय सलीके से कपड़े पहने मिले हैं, हर इंच से परफेक्ट। उनके जीवन में भी पत्नी की मौत से अकेलापन छा गया है। अपने अपने अकेलेपन की वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं। संजय की बेटी माधुरी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ती है। उससे जुड़ी बातें उन्होंने कई बार उनके सामने दोहराई थी। पिछली बार माधुरी को लेकर वह उनके घर भी आए थे। माधुरी की शोखी, उसकी निष्कपटता बहुत अच्छी लगी थी उन्हें। माँ का मन उस लड़की पर ममता उड़ेलने को व्याकुल उठा। रिया से 2 साल ही तो छोटी है, चलो एक और बेटी मिल गई। लेकिन रिया का माधुरी के प्रति व्यवहार सहज न देख उन्हें बहुत अजीब लगा। उसका यह व्यवहार देख उन्होंने भी संजय का शादी का प्रस्ताव टाल दिया। हालांकि वह भी चाहती थी कि उन्हें संजय जैसा साथी मिले जो रिया को बेटी की तरह मानता है। रिया जब गुफा से बाहर निकली तो वह चौंक गई। हमेशा टाइट टी शर्ट और जीन्स पहनती थी वह। उनके बार बार कहने पर भी बालों को कभी नहीं बांधती थी, मगर आज उसने उनकी हल्के गुलाबी रंग की साड़ी
जो जन्मदिन पर संजय ने उन्हें भेंट की थी, में लिपटी सुर्ख बिंदी, लिपस्टिक और हाथों में खनकती चूड़ियां, गले में मोतियों की माला, बेहद सुंदर लग रही थी वो। अचानक माँ का दायित्व इन्हें कचोटने लगा। संजय के साथ अपना घर बसाने के सपने में वह ये भूल गई थी कि कुछ साल बाद रिया की शादी करनी होगी। आज कॉलेज में जरूर कोई फंक्शन होगा या फिर किसी सहेली की शादी। पूछने के लिए मुंह ही खोला था कि वह तेजी से बाहर निकल गई। अरे रिया तुम? संजय ने उसे अपने घर पर देखकर चौंक गए। किसी पार्टी से आ रही हो? साड़ी खूब फप रही है। पर ईरा भी आई है ना तुम्हारे साथ? नहीं, रिया के स्वर में तल्खी थी। क्या मैं मम्मी के बिना आपसे मिलने नहीं आ सकती? मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो हर समय उनका पल्लू पकड़कर चलूं? रिया के स्वर के तीखेपन से संजय अचंभित हो गए। अरे नहीं भाई, संजय ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। गलती हो गई, मैं तो भूल ही गया था कि आजकल हमारी बेटी तीखी मिर्च हो गई है। उन्होंने बात को मजाक में टाल दिया। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, रिया ने इस बार लगभग चीखते हुए कहा। आखिर मुझ में क्या कमी है जो आप मुझसे प्यार नहीं कर सकते? यह किसने कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता? संजय उसके इस अप्रत्याशित व्यवहार से घबरा गई। मैं जानती हूँ आप मम्मी से प्यार करते हैं। मैं तो मम्मी से ज्यादा जवान हूँ। फिर आप? रिया, खामोश हो जाओ और इसी वक्त यहाँ से चली जाओ। संजय गुस्से से बेकाबू हो उठी। कहाँ भूल हो गई उनसे जो रिया उन्हें गलत समझ बैठी। कांपते हाथों से उन्होंने ईरा को फोन मिलाया। सब कुछ बताते हुए उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी। ईरा सोच रही थी, क्या सर्वनाश कर डाला। वह उनके और संजय के बीच के संबंध को लेकर परेशान थी। संजय के साथ हंसते बतियाते वह उस रिश्ते को प्यार का नाम दे बैठी। शायद उसका भी कसूर नहीं था। बचपन में ही पिता को खो देने के बाद कोई पुरुष उसके जीवन में इतने करीब पहले कभी नहीं आया। बेटी ने माँ के खिलाफ ये कैसा मौन युद्ध छेड़ दिया जिसमें हर तरफ हार उन्हीं की है। रिया को समझने का मतलब था विरोध की ज्वाला को भड़काना। यह नासमझ लड़की कहीं संजय के प्रति भावुक कुछ कर बैठी तो क्या होगा। उन्हें कुछ ना कुछ तो करना होगा। वह घर से निकल गई। रिया के पास हमेशा डुप्लीकेट चाबी रहती है। जब वह घर लौटी तो रिया आ चुकी थी और अपनी गुफा में बंद थी। उन्होंने बिना एक पल भी गवाए दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोलो रिया, बस बहुत हो गया। बचपन से आज तक मैंने कभी तुम्हें कुछ नहीं बोला, मगर तुम्हारा ये चुपचाप अकेले रहना अब नहीं चलेगा। उनकी आवाज की कठोरता और दृढ़ता से रिया चौंक पड़ी। मम्मी को क्या हो गया है? उसने हजारों बार इस तरह उनका दिल दुखाया है और आज भी तो ना जाने उसे क्या हो गया था। जानते हुए भी ये मम्मी और संजय अंकल एक दूसरे को चाहते हैं। वह ऐसी भयंकर बोल कर बैठी। गुफा का द्वार खुल गया। हमेशा के लिए सामने मम्मी खड़ी थी, संजय का हाथ थामे। उनकी मांग में सिंदूर चमका रहा था। लाल चढ़ी की साड़ी में कितनी सुंदर लग रही थी। संजय से नजरें मिलते ही उसकी आंखें शर्म से झुक गई। रिया अपने कमरे में चली गई, पर इस बार दरवाजा बंद नहीं हुआ। गुफा अब रोशनी से जगमगा रही थी।